साहित्य दर्पण के प्रिय श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम साहित्य की हरमन प्यारी विधा लोककथा को केंद्र में रखकर चर्चा करने जा रहे हैं। लगभग 1.5 सदी से भी अधिक यात्रा तय कर चुकी लोककथा आज साहित्य के पाठकों की सबसे प्रिय विधा बन चुकी है। बड़ी बात को कम शब्दों में कहना लोककथा का स्वभाव और गुण है। आज हम इस कार्यक्रम में समकालीन साहित्य में लोककथा की प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ हैं हिंदी के जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बलराम अग्रवाल। बलराम अग्रवाल किसी परिचय का मोहताज तो नहीं हैं, फिर भी कुछ शब्द मैं उनके विषय में कहना चाहूँगा कि लोककथा के लिए जितना बड़ा काम बलराम अग्रवाल जी ने किया है वह आज की तारीख में कम ही हमें देखने को मिलता है। इनके अब तक 3 लोककथा संग्रह, 2 कहानी संग्रह और 2 बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें लोककथा को लेकर के, लोककथा का मनोविज्ञान और परिंदों के दरमियान, अभी हाल ही में प्रकाशित हुई हैं। इनके अलावा अनेक बाल साहित्य की पुस्तकों की रचना भी इन्होंने की है। मैं सुभाष नीरव लोककथा, कहानी, कविता के साथ साथ अनुवाद के क्षेत्र में संलग्न हूँ। 6 कहानी संग्रह, 2 लोककथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो आइए कुछ सवालों के माध्यम से हम लोककथा की प्रासंगिकता को डॉक्टर बलराम अग्रवाल से जानने का प्रयास करते हैं। बलराम अग्रवाल जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार। बलराम जी, आपसे पहला सवाल कर रहा हूँ जी कि जब हम साहित्य के किसी विधा की प्रासंगिकता को लेकर सवाल करते हैं तो सबसे पहले यह सवाल उठता है कि किसी विधा या रचना का प्रासंगिक होना क्या होता है। जी जी इस प्रासंगिकता को लोककथा के संदर्भ में आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए सुभाष जी, आज का विषय है समकालीन साहित्य में लघु कथा की प्रासंगिकता। इसमें 4 पद हैं। सबसे पहला समकालीन, दूसरा साहित्य, तीसरा लघु कथा और चौथा प्रासंगिकता। तो सबसे पहले हम समकालीन पर विचार करेंगे। समकालीन का जो शब्दकोशीय अर्थ हैं वो हैं इसी काल का, जिस काल में हम हैं उसी काल का, समान काल में रहने वाले व्यक्ति समकालीन कहलाते हैं। दूसरी बात आती है साहित्य की। साहित्य को सहितेन से साहित्य, जो सबको सहित, सबके सहित चलता है, जो सबको साथ लेकर चलता है, वो साहित्य कहलाता है। तीसरी बात लघु कथा, इस पे हम इसके बाद बात करेंगे। पहले हम प्रासंगिकता की बात करेंगे। प्रासंगिकता जो शब्द है वो उसके हमेशा एक ही अर्थ नहीं है। एक ही समय में अलग अलग व्यक्तियों के लिए प्रासंगिकताएं अलग अलग हो सकती हैं। तो प्रासंगिकता बाहरी भी होती है और प्रासंगिकता भीतरी भी होती है। प्रासंगिकता का जो संदर्भ जुड़ता है वो अध्ययन से और चिंतन से भी जुड़ता है। चिंतन जिधर होगा उससे जुड़े सवाल भी उस व्यक्ति के लिए वहीं प्रासंगिक होंगे, हमेशा दूसरी तरफ प्रासंगिक नहीं होंगे। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। यहाँ एक प्रश्न और मेरे जहन में उठता है कि कहा जाता है कि अच्छा साहित्य वही है जो समय के अनुरूप हो और प्रासंगिक हो। क्या आप इसे साहित्य की कसौटी के रूप में लेते हैं अथवा साहित्य के स्वभाव के रूप में? देखो, प्रासंगिकता एक अलग बात है। साहित्य में कई बार मुद्दे बड़े हो जाते हैं और वो मुद्दे कई बार प्रासंगिक नहीं होते हैं, वो उछाले हुए होते हैं। तो जो चिंतक है,
जो साहित्य का चिंतक है, जो समाजशास्त्र का चिंतक है, जो मनोविज्ञान का चिंतक है, वो चिंतक उन मुद्दों के बीच से प्रासंगिकता निकालता है। जैसे मुगल काल में तुलसीदास राम की कथा लिखते हैं, तो राम की कथा क्यों लिखते हैं? एक सामंजस्य बनाने के लिए। तो हमेशा प्रासंगिकता का जो सवाल है, जैसे हम देखें कि 1850 से 1900 तक का जो लघु कथा का साहित्य है, विशेष तौर पर मैं लघु कथा की बात करूं, हालांकि कहानी में भी ऐसा ही है, तो 1850 से 1900 तक, उसी बीच में 1857 होता है, लेकिन 1857 से जुड़े हुए कथानक आपको कथा साहित्य में, हिंदी के कथा साहित्य में नहीं मिलेंगे। तो प्रासंगिकता कई बार अलग तरह से चलती है साहित्य में। जैसे विवेकानंद अमेरिका जाके एक अलग तरह का बिगुल बजाते हैं, और वो जो हमारी स्वाधीनता का आंदोलन था उसको एक अलग तरह की प्रासंगिकता से जोड़ते हैं। तो प्रासंगिकता को हमें बहुत ही संकुचित अर्थ में नहीं लेना है, और सीधी सीधी बात यह है कि हम अब लघु कथा पे बात करें। लघु कथा पे बात करते हैं तो लघु कथा की जो प्रासंगिकता है, पहली लघु कथा हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की मिलती है, वो उनकी अंगहीन धनी। उन्होंने क्या काम किया कि अपने दौर को, क्योंकि वो दौर आज़ादी की लड़ाई का दौर है और आप सीधे सीधे नहीं लड़ सकते हैं, आपकी जो पत्रिकाएं हैं वो ब्रिटिश सरकार द्वारा बैन कर दी जाएंगी। तो उन्होंने उस लड़ाई को चुटकुलों के माध्यम से आगे चलाया। तो किस तरह से एक चिंतक अपनी लड़ाई को प्रासंगिक बनाता है, ये उस पर ज़्यादा निर्भर करता है, बजाय इसके कि हम किताबी तरीके से चलें। बलराम जी, इसमें आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक लोक कथा अंगहीन धनी की का जिक्र किया। यह लोक कथा बहुत छोटी सी 1 मिनट की लोक कथा है और वर्षों पहले लिखी गई। 1875 में इसके लिखने का अनुमान है। इसमें जो एक भाव लोक कथा में आता है वो एक अकर्मण्य व्यक्ति का है। यह अकर्मण्य व्यक्ति किसी भी काल में हो सकता है, आने वाले 20 साल बाद भी ये व्यक्ति आपको दिखाई देगा। तो इस रूप में ये लोक कथा उस समय लिखी हुई अभी भी हमारी सबसे प्रासंगिक लोक कथा हम इसको मान सकते हैं। दरअसल कहना सुभाष जी, अंगहीन धनी में एक व्यक्ति अकर्मण्य नहीं है, पूरा का पूरा जो जमींदारी सिस्टम है वो पूरा का पूरा ही अकर्मण्य है। उस अकर्मण्य को भारतेंदु बड़ी चालाकी से, समझ लीजिए, क्योंकि वो चुटकुले में दे रहे हैं उसको, वो प्रस्तुत करते हैं। और देखिए, मैं उसको आपको यहाँ सुनाता हूँ। एक धनिक के घर उसके बहुत से प्रतिष्ठित मित्र बैठे थे। नौकर बुलाने की घंटी बजी, मोहना भीतर दौड़ा और हाँफता हुआ लौटा। अन्य नौकरों ने पूछा, हंसता क्यों है बे? तो उसने जवाब दिया, भाई 16 हट्टे कट्टे जवान थे, उन सभी से एक बत्ती न बुझी, जब हम गए तब बुझी। तो ये जो अकर्मण्यता उस समय के धनिक वर्ग में है, भारतेंदु इस नौकर के माध्यम से ये दिखाते हैं कि जो इतनी अकर्मण्य पीढ़ी है धनिकों की, ये आज़ादी के लिए कैसे लड़ेगी अगर वो एक मोमबत्ती भी अपने घर की, अपने कमरे की नहीं बुझा रही है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और कई बार हमको लगता है कि अभी आपने बात भी की कि प्रासंगिकता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि वो साहित्य के अंदर निहित है। इस तरह के आशय का आपने जब एक बात कही कि श्रेष्ठ रचना हमारी संवेदना से जुड़ती है, वो मनुष्य के मर्म को पकड़ती है और एक आत्मीय रिश्ता बना लेती है। जी जी, ऐसा साहित्य हमेशा प्रासंगिक रहेगा और महत्वपूर्ण भी, यह कहा जाता है। जी जी, यह
यह जो प्रासंगिक और महत्वपूर्ण रहेगा, उसमें हम देखते हैं कि कहा जाता है कि यह हमारे जो विमर्श हैं जी जी साहित्य को लेकर, जी जी और विशेषतः हम लोककथा की बात कर रहे हैं तो लोककथा के विमर्श को लेकर के, जी जी तो क्या आपको लगता है कि ये जो लोककथा में विमर्श चल रहे हैं जी जी आज की तारीख में, जी जी पिछले 19वीं सदी के अंत से और अब तक कुछ ज़्यादा ही विमर्श हाँ हाँ उठ हाँ खड़े हुए हैं, हाँ, हाँ। आपको लगता है कि यह सारे विमर्श लोककथा की प्रासंगिकता को कहीं रेखांकित करते हैं या उनके प्रासंगिकता को कहीं और ज़्यादा महत्व या उजागर करते हैं? नहीं, देखो, प्रासंगिकता का जो सवाल है वो छोटा सवाल नहीं है। मैं बार बार यही बात आपको बताऊंगा कि प्रासंगिकता का सवाल किताबों से जुड़ा सवाल नहीं है, वो चिंतन से जुड़ा सवाल है। तो जितना व्यक्ति चिंतन से जुड़ेगा उतना ही उसकी रचना भी चिंतन से जुड़ेगी। रचना चिंतन से जुड़ेगी तो आलोचना, क्योंकि आलोचना रचना के बाद का शास्त्र है, तो रचना अगर चिंतन से जुड़ेगी तो आलोचना भी चिंतन से जुड़ेगी। लघु कथा की जो आलोचना अब तक है वो व्यवहारिक अभी हमारे सामने कम आई है, एक दो पुस्तकें ही आई हैं, लेकिन सैद्धांतिक आलोचना अभी हमारे सामने ज़्यादा आई है। उस सैद्धांतिक आलोचना में जो प्रासंगिकता के सवाल हैं वो कम उठाए जाते हैं। इस तरफ हमें, तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरफ लघु कथा के जितने भी आलोचक हैं उनको विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या आप अपनी इस बात को कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहेंगे? नहीं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं कि आप देखिए कि 1944 में राम नारायण उपाध्याय जी थे, उनकी वीणा में एक लघु कथा छपी, आटा और सीमेंट। आटा और सीमेंट में पूरी लघु कथा न सुना के मैं आपको केवल इशारा कर दूं कि एक धनी व्यक्ति, उन दिनों जो सीमेंट था उसको केवल धनी लोग ही इस्तेमाल करते थे, वरना मिट्टी की दीवारें बनाई जाती थी। आपने अभी भी गाँव में देखी होंगी, मोटी मोटी दीवारें मिट्टी की भी बनाई जाती, मिट्टी की ही बनाई जाती। तो वो धनिक व्यक्ति अपने मकान को जब बना रहा है तो उसकी नींव में सीमेंट डालता है। सीमेंट डालता है तो उस समय का जो मजदूर है उसको बड़ा ताज्जुब होता है, बाबूजी ये क्या है? उसने कहा ये सीमेंट है। उसने कहा ये किस काम आता है? उसने कहा इसे लगाएंगे नींव में तो नींव पक्की होगी। बोला किस भाव आता है? ये क्योंकि 1844 की है, तो उस समय 4 आने शेर का भाव उन्होंने उस लघु कथा में लिखा है कि 4 आने शेर आता है। उसने कहा 4 आने शेर तो आटा भी आता है। तो आप नींव में सीमेंट डाल रहे हैं मजदूर के लिए, क्योंकि आटा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए सीमेंट महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो कहता है कि इसमें आटा ही डाल दो। फिर आटा डालोगे तो जिस तरह से आदमी की नींव आटे से मजबूत होती है मकान की, मतलब ये एक भोलापन है ना, लेकिन वो एक इसको प्रासंगिक बना देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये उसी समय से, जब से ही लिखना, कुछ चीज़ें आपको हरिशंकर परसाई में मिलेंगी। हरिशंकर परसाई की एक बहुत ही प्यारी लघु कथा है जाति। जाति उनकी बहुत अच्छी बहुत ही प्रसिद्ध लघु कथा है। मैं उसको, बहुत छोटी सी लघु कथा है, मैं आपको सुनाता हूँ। कारखाना खुला, कर्मचारियों के लिए बस्ती बन गई। ठाकुरपुरा से ठाकुर साहब और ब्राह्मणपुरा से पंडित जी कारखाने में काम करने लगे। अब देखिए जाति व्यवस्था कायम है। कारखाना माने मजदूरों की बस्ती, मजदूरों के काम करने की जगह, लेकिन उन मजदूरों में ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं। वो मजदूर नहीं बन पाए, वो ब्राह्मण और ठाकुर ही बने रहे। ये एक प्रासंगिक सवाल है जिसे इसी इशारे में परसाई जी लगाते हैं। काम करने लगे, आसपास के ब्लॉक में रहने लगे। ठाकुर साहब का लड़का और पंडित जी की लड़की दोनों जवान थे। उनमें पहचान हुई, पहचान इतनी बढ़ी कि वो शादी करने को तैयार हो गए। जब प्रस्ताव उठा तो पंडित जी ने कहा ऐसा कभी हो सकता है ब्राह्मण की लड़की ठाकुर से शादी करे? जाति चली जाएगी।
ठाकुर साहब ने भी कहा ऐसा नहीं हो सकता, पर जाति में शादी करने से हमारी जाति चली जाएगी। तो यहाँ जो हमारा समाज था वो जाति व्यवस्था पे ज्यादा जोर दे रहा था। तो ये स्थितियां तो अब आज भी है, लेकिन अब आप देखिए आगे, और मुझे लगता है परसाई कि आने वाले समय में भी अभी तो ये खत्म होने से नहीं। जबकि हमें इसे खत्म करना चाहिए था। हाँ। परसाई जी आगे कहते हैं, इस पे परसाई जी चोट करते। हाँ। किसी ने उन्हें समझाया, लड़के लड़की बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्हें शादी कर लेने दो। अगर उनकी शादी नहीं हुई तो भी वे चोरी छिपे मिलेंगे और तब उनका जो संबंध होगा वो तो व्यभिचार कहलाएगा। इस पर ठाकुर साहब, पंडित जी ने, दोनों ने कहा होने दो, व्यभिचार से जाति नहीं जाती, शादी से जाती है। तो जो संबंध बनना चाहिए था जिससे जाति वास्तव में जाती, वो नहीं जाने दी। जाति व्यवस्था को हमारे यहाँ बहुत ही प्रगतिवादी विचारधारा रही, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। हम मजदूर तो हो गए लेकिन जाति में बटे रहे। बहुत बढ़िया आपने इस बात को समझाया। बलराम जी, प्रेमचंद ने कभी कहा था कि साहित्य स्वभावतः प्रगतिशील होता है। जी जी। क्या आज के विषय को संदर्भ में रखते हुए क्या हम उसी तरह कह सकते हैं कि साहित्य स्वभावतः प्रासंगिक होता है? देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रासंगिकता जो है उसको चालाक लोग मुद्दों से जोड़ देते हैं, और मुद्दे जो हैं उनकी एक समय सीमा होती है। मुद्दे बहुत थोड़े समय जीवित रहते हैं, इसलिए जो साहित्य हमारा उन मुद्दों पर टिका होता है उसकी भी उम्र बहुत ज़्यादा आपने नहीं देखी होगी। इसीलिए अब से 10 साल पहले जो कथा रचनाएं प्रासंगिक लगती थी, आज वो हमें अप्रासंगिक लगती हैं। वो इसीलिए कि वो तात्कालिक मुद्दों पर केंद्रित थी, वो मनुष्य के जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पे आधारित नहीं थी। यही बात हम लघु कथा पे लगातार कोशिश करते हैं कि हमारी लघु कथाएं, अब मैं आपको ना कुछ ऐसे लोगों की जो हमारे लघु कथाकार हैं और उन्होंने बड़े प्रासंगिक विषय उठाए, प्रासंगिक मन मनुष्य से जुड़े हुए, मनुष्यता से जुड़े हुए, प्राणी जगत से जुड़े हुए। तो जैसे उनमें रूप देवगुण की जगमगाहट, रामेश्वर काम्बोज हिमांशु की ऊंचाई है, अशोक भाटिया की रंग है, मधुदीप की अस्तित्वहीन नहीं है, सतीशराज पुष्करणा की पुरुष है, श्याम सुंदर अग्रवाल की माँ का कमरा, तुम्हारी यानी सुभाष नीरव की कमरा, ये ऐसी रचनाएं। राम कुमार घोटर की पेंट की सिलाई, जो कई युगों तक पेंट की सिलाई ही चलती रहती है, माधव नागदा की सपने में सुराख, श्याम सुंदर दीप्ति की गुब्बारा, अभी हरिशंकर परसाई की मैंने आपको जाति सुनाई दी, प्रताप सिंह सोढ़ी की बहुत खूबसूरत लघु कथा खामोश चीखें, महेश दर्पण की मिट्टी की औलाद, सैकड़ों क्या हजारों लघु कथाएं हैं जिनके नाम यहाँ गिनाए जा सकते हैं। समय की पाबंदी ना हो तो उनमें से बहुतों को सुनाया भी जा सकता है और वो आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारे समय की जरूरी लघु कथा है। मित्रों, समकालीन साहित्य में लघु कथा की प्रासंगिकता पे अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी से। आपने देखा कि सवालों के माध्यम से हमने इस प्रासंगिकता को जानने समझने का प्रयास किया। आपका इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को सुनना हमारे लिए एक सुखद अनुभूति है। आप हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है, अब तो वो बताएंगे।